प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम पीयूष प्रभा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ प्रयोग। उसके 5 अंश आपके इस पाठ में हैं और 5 अंशों के बारे में आज हम इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए। आत्मकथा आपको पता है कि किसी के जीवन की कथा होती है जो उसके स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो यहाँ गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हम जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और निधन 30 जनवरी 1948 को। तो कुल मिलाकर गांधी जी 28 दिन 3 महीने और 78 वर्ष जिए थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा और इनके 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास, मणिलाल, हरिलाल। इनको बहुत सारे उपनामों से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा, माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने मलंग बाबा कहा, क्या कहा, मलंग बाबा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजी सरकार की सहायता के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई और मुजीबुर रहमान ने इनको जादूगर कहा। और जब गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी का मजाक उड़ाया और इनको देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर भी कहा था। तो हम देखते हैं कि जब वर्तमान में भी हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो इसमें देखेंगे कि गांधी जी सत्य के साथ प्रयोग कैसे किए गांधी जी ने। तो हम देखते हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय मतलब गांधी जी का परिचय है इसमें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में कहा, काठियावाड़ के अंदर एक पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्या थे? वही प्रमुख लीडर थे। उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार यानी विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। ये मुख्य सिद्धांत है गांधी जी का, अहिंसा सिद्धांत। तो अहिंसा सिद्धांत पर आधारित है। अहिंसा क्या होती है? मन, वचन, कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? महात्मा गांधी से। तो हमने पहले भी देखा था कि इनको महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको सर्वप्रथम महात्मा कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से, कहां से? रंगून रेडियो से गांधी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। तो यहाँ देखो, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी जयंती, तो हम तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन दुनिया में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। अब हम देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है। इस पाठ में गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा, किसके द्वारा? काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है, यानी अंशों का संग्रह है। अनुदित मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना अनुदित कहलाता है। पाठ का
यानी उसमें कुल 5 अंश है आपके। पहला अंश सभ्य पोशाक में, दूसरा बलवान से भिड़ंत, तीसरा आत्मिक शिक्षा, चौथा शांति निकेतन और 5वां खादी का जन्म। किसका जन्म? खादी का जन्म। तो सबसे पहले सभ्य पोशाक में जहां विद्यार्थियों को सद्म आकर्षणों से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है, यानी आप सभ्य पोशाक अंश गांधी जी के जीवन का जब पढ़ोगे तो आपको अपने जीवन में हम सबको विद्यार्थी बनने की सलाह देता है कि क्या बनना है? हमें विद्यार्थी बनना है। दूसरा बलवान से भिड़ंत, यानी शक्तिशाली से जब आप लड़ते हो, अन्याय का डटकर मुकाबला करते हो तो किस तरह से आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये इसमें बताया गया है। तो बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत बंधती है। क्या बनती है भाई? हिम्मत बंधती है। फिर आत्मिक शिक्षा में हमें संयम और आत्मनिर्माण, क्या ध्यान रखना? संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। आत्मिक शिक्षा मतलब पहले अपनी आत्मा को शिक्षित करो। जब आत्मा शिक्षित होगी तो बाकी काम आसान होंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि आत्मा को शिक्षित करना बहुत कठिन काम है, इसलिए पहले आत्मा को शिक्षित करो। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग, समरसता, सभी के साथ बराबर का भाव, समरसता से साक्षात्कार कराया है। और खादी के जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। और खादी के जन्म में हमें बताया कि हमें हर काम खुद ही करना है, हमें अपने आप पर निर्भर रहना है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, हमें स्वावलंबी बनना है। क्या बनना है? स्वावलंबी बनना है। और स्वदेशी यानी अपने देश में उत्पन्न वस्तुओं का ही उपयोग करना है, इसका महत्व प्रकट किया है। इस प्रकार से गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है कि आप सात्विक और सार्थक जीवन जियो। अब पहला अंश हम देखते हैं सभ्य पोशाक में। अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में, आहार यानी भोजन के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। मतलब मेरी जानने की इच्छा को और ज्यादा बढ़ाया। किसने? सॉल्ट की पुस्तक में। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। जितनी भी मिली मैंने खरीद ली और उसको क्या किया भाई? पढ़ डाली, यानी मैंने उसको पढ़ लिया। तो यहाँ भी हमें गांधी जी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है? पुस्तकें खरीदनी है और उन्हें खरीदने के बाद उनको पढ़ना भी है। क्या करना है? खरीदना है और खरीदने के बाद उसको पढ़ना भी है। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले ऐसी कामना करते हैं। तो गांधी जी ने जितनी पुस्तकें मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें यानी उन पुस्तकों में से हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। अब ये हार्वर्ड विलियम्स की किताब है आहार नीति। इसमें क्या है? अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिशेल एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य यानी स्वास्थ्य, आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य, आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की, दवा के बदले केवल आहार यानी केवल भोजन ले, आप दवा नहीं ले, भोजन में कुछ हेर फेर करो, यानी भोजन में हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। यानी आप क्या करो? दवा मत लो, बल्कि भोजन में ही क्या करो? हेर फेर करो, आप क्या होगे? रोग आपका ठीक हो जाएगा, आप निरोग हो जाओगे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नाहारी थे। क्या थे? स्वयं अन्नाहारी
हारी थे। अब अनाहार का मतलब होता है अन्न का भोजन या वस्तु। अनाहारी थे, बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ, यानी गांधी जी का मैंने ये पुस्तकें इतनी पढ़ी है अनाहार से संबंधित, तो मेरे जीवन में आहार विषय प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आहार के बारे में, भोजन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। आरंभ में इन प्रयोगों ने मैं आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी। आरंभ में मैंने जब ये प्रयोग किए तो इसमें मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये मुख्य थी, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये प्रयोग किए थे। लेकिन बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। बाद में क्या बनी भाई? धार्मिक दृष्टि मेरे लिए सर्वोपरि बन गई। सर्वोपरि मतलब होता है सबसे ऊपरी, सर्वधन ऊपरी, सर्वोपरि बनी। अब इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही, चिंता बनी रही भाई, टेंशन बनी रही गांधी जी की दोस्त को। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। इनका कहना है कि भाई मैं अगर नहीं खाऊंगा तो अंग्रेजों के समाज में घुल मिल नहीं सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषय पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित बन जाऊंगा। तो दोस्त को भी डर लगा, क्या लगा कि अगर मैं पुस्तकें पढ़ूंगा तो मैं भ्रमित बन जाऊंगा, यानी गांधी जी का चित्त है, मन है, वो भ्रमित हो जाएगा और प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया, यानी आखिरी कोशिश की। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने का न्योता मतलब बुलावा, यानी बुलाया गांधी जी को कि आप आओ। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉबर्न भोजन गृह में भोजन करना था, यानी हॉबर्न भोजन गृह में, गृह का मतलब होता है आवास, घर, तो भोजन घर में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा ये पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ कहाँ विक्टोरिया होटल में मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। किसकी थी? वही सूप की थी। मैं परेशान हुआ। यहाँ परेशान कौन हो रहा है? बिल्कुल सही, हाँ, गांधी जी परेशान हुए। मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा। कैसे कहा भाई? धीरे से संकोच पूर्वक कहा, यानी थोड़ी लज्जा के भाव के साथ कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। क्या है भाई? इसमें मांस है या नहीं? ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। तो दोस्त अब गांधी जी को फटकार रहे हैं। जंगली का मतलब होता है असभ्य। कैसा? असभ्य नहीं, असभ्यपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। तुम जाओ यहाँ से और बाहर कोई छोटे भोजन गृह में जाओ और वहाँ भोजन करो और मेरी इंतजार करो, राह देखो, यानी मेरा इंतजार करो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अनाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। देखो, अब गांधी जी को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना, यानी जो भी ऊपर की घटना हुई थी, मैंने पूछा कि भाई इसमें मांस तो नहीं है, वो फिर मित्र ने मेरे को डांटा था। फिर बाहर आ गया, भोजन साला बंद हो गई, मैं भूखा ही रहा। तो इस घटना का एक भी शब्द मुंह से न निकला, यानी दोस्त ने इस बारे में मेरे को कुछ नहीं कहा। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। इसके बाद हम दोनों दोस्तों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई,
ना ही उसमें कोई कड़वापन आया। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहते हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। अब गांधी जी को यहाँ देखो, गांधी जी बदलाव चाहते हैं, सभी पोशाक की सनक इनको सवार होगी। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, असभ्य नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा, दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। छिछला रास्ता पकड़ा तो इसका मतलब होता है हल्का या उथला रास्ता। छिछला मतलब हल्का या उथला रास्ता पकड़ा और विलायती होने पर भी, विलायती मतलब विदेशी, इंग्लैंड का, विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। कहाँ सिलवाए भाई? आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए गांधी जी ने। 19 सीलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी। अब ये सीलिंग क्या होती है उस जमाने के लिहाज से तो यह कीमत बहुत ही कही जाएगी। ऐसी टोपी पहनी, इतने से संतोष न हुआ, संतुष्टि प्राप्त नहीं मिली गांधी जी को। तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां बॉन्ड स्ट्रीट में शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने ये लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। यानी जरूरी नहीं है कोई चीज मंगवाए वो मिले ही मिले, लेकिन गांधी जी का भाग्य बढ़िया था तो बादशाही दिल वाले न उन्हें से ये 200 लटकाने लायक सोने की चैन मिल भी गई। बंदी बंधाई टाई पहना, शिष्टाचार में शुमार न था इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। यानी टाई बांधना सीखा गांधी जी ने अपने हाथ से। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था। हाँ, यहाँ देखो अपने हिंदुस्तान में आईना मतलब होता है मिरर, दर्पण। हजामत के दिन ही, यानी जब दाढ़ी होती है, बाल कटो, उसी दिन देखने को मिलता था। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे। अब गांधी जी कहते मेरे बाल थे वो मुलायम नहीं थे और कठोर थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी। किसके साथ? मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी। और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। अब ब्रश को इन्होंने कोष्टक शैली में समझाया है कि झाड़ू ही समझिए, यानी ब्रश नहीं था वो तो एक तरह से झाड़ू था जो सिर में बहुत झाड़ू की तरह लगता था। और उन्होंने कहा कि टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। गांधी जी का जब भी मैं वो टोपी पहनता सिर पर या वापस निकालता तो मेरा क्या होता, हाथ सिर पर पहुंच जाता था। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने का एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। यानी एक और बार बार हाथ जाते थे और बालों को संवारने का प्रयास करते थे। पर इतनी टीम टाम ही काफी न थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी गांधी जी ने कहा सभ्य बनने के लिए काफी नहीं था, और भी कुछ करना था। तो अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी। तो यूरोप की राष्ट्रभाषा क्या थी भाई? फ्रेंच थी। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी, यानी मैं घूमना चाहता था। इसके अलावा सभी पुरुष को लचेदार भाषण करना भी आना चाहिए। कैसा भाषण? लचेदार भाषण। तो लचेदार भाषण का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी मजेदार बातें भी करनी आनी चाहिए। चिकनी चुपड़ी मजेदार बातें भी करनी आनी चाहिए थी। तो ये भी सीखना जरूरी था भाई, लचेदार भाषण। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। लो,
एडमिशन भी ले लिया गांधी जी ने। एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए, कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, यानी 6 सबक सीखे। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे, अब कोशिश कर रहे लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। मेरे लिए क्या था भाई? अगम्य था। मतलब मैं उसे न जानने योग्य था, मैं उसे जान नहीं पा रहा था, मुझे मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। यह बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लोग का परिवार भी बढ़ा। अब गांधी जी ने भी ये सीखा, ये नहीं तो ये सीख लो, ये नहीं तो ये सीख लो। इस तरह से गांधी जी का लालच भी बढ़ता गया। वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवाए। 3 पाउंड में वायलिन खरीदा और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिनी तो भेंट ही की। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। यहाँ देखो, ये बेल साहब है और इनकी पुस्तक है स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट। स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट। इस पुस्तक से गांधी जी के जीवन में बदलाव आएगा। और ये बेल साहब गांधी जी के जीवन में बेल बजाएंगे। क्या बजाएंगे? कान में घंटी बजाएंगे, यानी गांधी जी को ज्ञान कराएंगे, तुम किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो। तो गांधी जी को वो सनक सवार थी सभ्य बनने की, यानी पागलों की सी धुन थी गांधी में, मेरे को ये बनना ही है, बनना ही है। तो वो सनक क्या होती है उतर जाएगी इस पुस्तक पढ़ने से। तो ये पुस्तक खरीदी और पिट का एक भाषण शुरू किया। इन बेल इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, यानी मेरे को ज्ञान कराया, मैं जागा। अब गांधी जी जागे हैं, देखो। तो हम सबको भी अगर कुछ ऐसे इस तरह से प्रयास है, हम सभी विद्यार्थी है और हम अपने रास्ते से भटके हुए हैं, तो हमें भी समझ जाना चाहिए अभी समय है। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। अब देखो गांधी जी का मन के विचार में बदलाव आ गया। लचेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूंगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ। क्या हूँ? मैं तो विद्यार्थी हूँ। हम सब क्या है? विद्यार्थी है, इसलिए हमें विद्या धन बढ़ाना चाहिए। दूसरा धन अपना आप बढ़ेगा, पहले हम विद्यार्थी है तो हमारा काम है विद्या धन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तो गांधी जी ने कहा मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध, यानी व्यवसाय से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोग छोड़ना चाहिए। अब देखो गांधी जी के क्या हुआ? मन बदल गया। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। अब गांधी जी ने कहा भाई मैंने इस तरह से बातें लिखकर, यानी अपने मन की बात कहते हुए ये भाषण शिक्षक को लेटर भेजा। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वो बिके बेच डालने की इजाजत दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली होगी। यानी गांधी जी ने कहा कि मैंने 3 महीने ये कोशिश की कि किसी तरीके से मैं, मेरे में धुन हो गई, पागल की सी धुन थी कि मेरे ये बनूं, सभ्य बनूं। तो 3 महीने इसमें बेकार गए। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। तो अगले अंक में हम देखेंगे बलवान से भिड़ंत में गांधी जी किस तरह से अन्याय का डटकर मुकाबला करते हैं और उनको पूर्ण नहीं तो आंशिक सफलता जरूर मिलती है। वो अगले अंक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।